क्विक सीरीज उत्तर प्रदेश पीसीएस समीक्षा अधिकारी के लिए जो होता है क्विक सीरीज का चौथा पार्ट चलते हैं हम लोग। आप हमारे साथ बने रहिए। हमने आपको बताया था कि पूरे क्विक सीरीज को ख़त्म करेंगे, 5 या 6 पार्ट में ख़त्म कर दिया जाएगा और अच्छे सीरीज चलेंगे। फिर आप रिपीट करके जाना एग्ज़ाम में। यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में सिर्फ आपको रिपीट करना है। बस ये समझ लीजिए कि जब आप रिपीट करेंगे यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में समीक्षा अधिकारी में, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता है। और हमारी गारंटी जो रखी गई है 70 से 80 क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है। और करंट का भी जो होता है हम 25 क्वेश्चन की गारंटी लेते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन हमारे यहाँ से आ जाएगा आपके पास। सीसेट का भी बैच आप थोड़ा से टीचर आ जाएंगे तो उसमें सम्मिलित कर दिया जाएगा। जो अंतर्वैयक्तिक कौशल 25 क्वेश्चन आता है, 20 से 25 क्वेश्चन आता है। अंतर्वैयक्तिक जो लॉजिकल क्वेश्चन होता है, इंटरप्रिटेशन बोला जाता है, उसको जो होता है आज आपको वीडियो में थोड़ा पहले डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया जाएगा। इसके बाद जो था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उपस्थित करा दिया जाएगा। चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 109 नोट करिए। नोट करिए आप तुरंत पहले कापी पेन लगाकर बैठ जाइए। उत्तर प्रदेश में कला और शिल्प संस्थान के बारे में। कला और शिल्प महाविद्यालय, कला और शिल्प महाविद्यालय कहाँ पर? 1911 में लखनऊ में स्थापना की गई थी। ठीक है, कहाँ पर है? कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में लखनऊ में। भारतीय ललित कला परिषद 1920 वाराणसी में। नोट करिए, भारतीय ललित कला परिषद 1920 वाराणसी में। लखनऊ नगर निगम आर्ट गैलरी 1949 में। ठीक है, नगर निगम आर्ट गैलरी 1949 में। भारतीय कला भवन बहुत बार पूछा गया, 1920 में वाराणसी में। और राज्य ललित कला एकेडमी 1962 लखनऊ में। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर से देख लीजिए। कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 लखनऊ में। कला भारतीय कला एवं परिषद 1920 जो होता है। भारतीय ललित कला परिषद जो होता अलग है और भारत जो होता कला भवन जो होता है 1920 में भी स्थापना हुई थी वाराणसी में। ये दोनों अलग हैं। ठीक है, भारतीय ललित कला परिषद अलग है, 1920 में ही हुई थी वाराणसी में। और भारत कला भवन भी जो होता है 1920 में वाराणसी में हुई थी। लखनऊ में नगर निगम आर्ट गैलरी 1949 में। राज्य ललित कला एकेडमी 1962 में लखनऊ में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 109। आप वीडियो 1, 2 और 3 जो होता है आपको 3 पार्ट डाल चुके, चौथा पार्ट हमारा है। ठीक है, अब तक हम 108 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। रिपीट करिए, सारे क्वेश्चन को रिपीट करिए। गारंटी देते हैं 70 से 80 क्वेश्चन। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह के बारे में थोड़ा से देखिए। कुछ उत्तर प्रदेश भी इसमें स्पेशली डाला गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह देखेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? गंगा यमुना का संगम है। ठीक है, गंगा और यमुना 2 नदियां हैं। आप राष्ट्रीय प्रतीक देखे होंगे। मछली का जो होता है, मछली की एक जोड़ी मछली है। ठीक है, और मछली कभी पूछा जाता है तो उसका नाम देखिए रोहू। देखिए रोहू मछली है, याद रखिएगा। रोहू मछली उसमें धनुष और तीर है। ठीक है, रोहू मछली का उसमें वर्णन मिलता है। आगे चलेंगे, देखेंगे। राजकीय वृक्ष की बात, राज्य वृक्ष की बात करें तो अशोक है। राज पशु 12 सिंघा है, आप जानते हैं। राज पक्षी जो होता है सारस या क्रेन, जिसे कहा जाता है सारस या क्रेन कह सकते हैं। राजकीय खेल हमारा यहाँ हॉकी है। और राजकीय पुष्प पलाश है, या कभी कभी टेसू देखा जाता है, या इसे जंगल की आग कहा जाता है। ठीक है, राजकीय पुष्प को जो होता है पलाश कहा जाए या टेसू कहा जाता है, या इसे हम जंगल की आग कह सकते हैं। ठीक है, आप जान गए, नोट कर लीजिए, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 110। चलिए क्वेश्चन नंबर 111। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है? ललित जिला देखेंगे। 3 ओर से जो होता है मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला है जो तीनों ओर से जो होता है दूसरे राज्यों से घिरा हुआ है? तो वो है ललितपुर जिला। ठीक है, ललितपुर यूरेनियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। आगे पढ़ेंगे ललितपुर किसके लिए? यूरेनियम उत्पादन के लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है ललितपुर जहां यूरेनियम उत्पादन होता है। आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। सोनभद्र जिला 4 राज्य से लगता है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक राज्यों से लगने वाला जिला कौन उत्तर प्रदेश का? तो सोनभद्र है, 4 राज्य से, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है, देख लेंगे। मध्य प्रदेश और बिहार याद कर लेंगे तो आप ये 2 याद कर लिए तो दूसरा ये अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड। ठीक है, ये इसी से अलग से होकर बना है ना। ठीक है, तो इसको जो तो नवंबर 2000 में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ सीमा बनाती कौन? सोनभद्र जिला का। सहारनपुर जिला के देखेंगे हरियाणा,
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सीमा बनाती है। ठीक है, सहारनपुर जिले का हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सीमा बना रही है। देख रहे हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो होता, अगर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देखा जाए तो लखीमपुर खीरी है, जो 7,680 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, और क्षेत्रफल के सबसे छोटा जिला की बात करेंगे तो हापुड़ है, 660 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल में जो होता सबसे बड़ा जिला जो होता लखीमपुर खीरी, 7,680 वर्ग किलोमीटर, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला जो होता हापुड़ है, जो 680 वर्ग किलोमीटर, 660 वर्ग किलोमीटर। याद करिए, ये क्वेश्चन जो होता है आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 111 है, नोट्स करें। गारंटी लेते हैं 70 से 80 क्वेश्चन, 60 से 70 क्वेश्चन जीएस में, और 25 से 30 क्वेश्चन करंट में। गारंटी लेते हैं 100 क्वेश्चन हमारे यूट्यूब से आएगा, ज़्यादा नहीं, 10 वीडियो बस। इसमें 10 वीडियो में हम आपको कंप्लीट करेंगे, और टेस्ट सीरीज डेली बनाएंगे। टेस्ट सीरीज आज टेस्ट सीरीज होगा, आज से शुरू होगा टेस्ट सीरीज। ठीक है, नोट करें। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 112 नोट करिए। उत्तर प्रदेश के जिले, याद रखिए, सबसे पूर्वी जिला कौन है? बलिया। सबसे पूर्वी जिला कौन है? बलिया। आप जानते हैं सबसे पश्चिमी जिला कौन है? शामली। मिलान करने के लिए आएगा। पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी जिला शामली है, और सबसे उत्तरी जिला कौन है? सहारनपुर। और सबसे दक्षिण जिला कौन है? सोनभद्र। नोट करिए, सबसे दक्षिण में कौन है? सोनभद्र है। ठीक है, आप देखेंगे उत्तर में कौन है? उत्तर जिला सहारनपुर है। सबसे ऊपर कौन है? सहारनपुर है। दक्षिणी जिला सोनभद्र है। ठीक है, सोनभद्र है। और पूर्वी जिला कौन है? बलिया है, बलिया। और पश्चिमी जिला कौन है? श्यामली। क्या है? श्यामली। ठीक है, ये 4 जिलाएं होंगे। याद करिए, नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश के शीर्ष 5 सबसे अधिक आबादी वाले जिले। 5 जो था उत्तर प्रदेश के शीर्ष 5 सबसे अधिक आबादी वाला जिला देखेंगे कौन है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या आबादी प्रयागराज। ठीक है, जहाँ महाकुंभ लग रहा है, 2025 का महाकुंभ लग रहा है। ठीक है, और ये महाकुंभ में आप भी जाइए चाहिए, लेकिन परीक्षा हो जाए नहीं, पहले नहीं। ठीक है, प्रयागराज, फिर इसके बाद मुरादाबाद दूसरे स्थान पर, तीसरे पे गाजियाबाद, चौथे पे आजमगढ़, और 5वें पे लखनऊ। ठीक है, चौथे पे कौन है? आजमगढ़ जिला, फिर 5वें पे लखनऊ। लेकिन याद रखना, राजधानी से ज़्यादा जिले वाले इतने राज्य हैं, इतने ज़िले हैं। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगर पूछ देता कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अधिक जनसंख्या इनमें से किन में पाई जाती है, तो आजमगढ़ ऑप्शन दे दे, गाजियाबाद दे दे, मुरादाबाद दे दे, प्रयागराज दे दे, तो इसमें से कोई भी दे देगा, मार दीजिएगा। ठीक है, तो प्रयागराज सबसे ज़्यादा, फिर मुरादाबाद, फिर सीधे गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर आप लखनऊ आ जाइएगा। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 114 नोट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। संविधान सभा की समितियाँ नोट करिए। संघ और राज्यों के लिए समिति बनाई गई थी, संघ और राज्य के लिए समिति बनाई गई थी, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के जो होते हैं अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नोट करिए। प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समितियों के जो होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, वनडे से लेकर के पीसीएस तक ले। मौलिक अधिकार के समिति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन में 1931 में सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद करिएगा, आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, सब जितनी समितियां हैं, देखिए पीसीएस के जो 12 साल के वर्षों का एक क्वेश्चन मेहनत है। ठीक है, आपको रंग लाएगी, इसलिए ज़्यादा मेहनत करिए। मौलिक अधिकार समितियां सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति कौन थी? जेबी कृपलानी। याद रखिए, मौलिक अधिकार उप समिति कौन थे? जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? CHC मुखर्जी। संचालन समितियां किसने बनाई थी? संचालन समितियां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिए, संचालन समिति के जो होते हैं अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 114 नोट हो गया। फिर से देख लीजिए। संघ और राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समितियां सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समितियां डॉक्टर VR अम्बेडकर। मौलिक अधिकार समिति जो होता सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन 1931 में।
मौलिक अधिकार की उप समितियाँ कौन थी? JB कृपलानी, याद रखिएगा, JB कृपलानी उप समितियाँ थी मौलिक अधिकार की। अल्पसंख्यक उप समिति थे SC मुखर्जी, और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नोट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 115। देखिए प्रारूप समितियां, जो प्रारूप समितियां थी बाद में ये जो होता इस प्रस्तावना में भी बन चुकी थी। ठीक है, 115 देखिए, नोट करिए 115। प्रारूप समितियां गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, प्रारूप समिति के गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। इसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, 7 सदस्यों के नाम याद रखेंगे आप। 7 सदस्य इसमें थे, इनके नाम याद रखिए, नोट करिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, ठीक है, माधवन राव और TT कृष्णामाचारी। ठीक है, 7 सदस्य नोट करिए। प्रारूप समिति के सदस्य में 7 सदस्य थे। एक अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, N माधवन राय और TT कृष्णामाचारी। ठीक है, देखिए N माधवन राय और TT कृष्णामाचारी, यहाँ पर जो थे डॉक्टर जो था खेतान साहब आ गए थे, DB खेतान साहब आए थे, और एक लोगों की मृत्यु हो गई थी इसमें से, और एक लोग जो था इसमें क्या हो गया, अस्वस्थ होने के कारण त्यागपत्र, 2 सदस्य जो था निकल गए थे। कौन? डॉक्टर माधवन राय और TT कृष्णामाचारी। ठीक है, आगे पढ़ा देंगे आपको। प्रस्तावना का क्रमवार शब्द जो होता है समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था। नोट करिए, 11 फरवरी को जो समीक्षा अधिकारी आप दिए थे, यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था समीक्षा अधिकारी में कि प्रस्तावना शब्द का उल्लेख जो होता है क्रमबद्ध में क्या है? प्रभुत्व संपन्न, पहला संप्रभुता, प्रभुत्व संपन्न संप्रभुता, फिर इसके बाद समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक, फिर गणराज्य। समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था प्रभुत्व संपन्न कितना लिख सकता है, या प्रभुसत्ता लिख सकता है, या संप्रभुता लिख सकता है। ठीक है, संप्रभुता पहले, इसके बाद समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, इसके बाद गणराज्य। ठीक है, याद रखिए हमने आपको बताया था कि प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो होता है 3 शब्दों को जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन जो होता है ये कहाँ से संविधान संशोधन लिया गया है? रूस के संविधान से, रूस के संविधान से। याद रखिएगा ये जो प्रस्तावना में संशोधन की बात की गई ये कहाँ से? रूस के संविधान से। ठीक है, आगे पढ़ेंगे रूस के संविधान, आगे पूरे नोट्स हम आपको व्यवस्थित दिए हैं। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 3 शब्दों को जोड़ा गया। याद करो, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब संविधान लागू हुआ था इनमें से कौन से शब्द प्रस्तावना में नहीं थे, तो यही 3 शब्द नहीं थे, बाद में जोड़ा गया 1976 में। ठीक है, तो क्वेश्चन बना सकता है कहीं से उल्टा पुल्टा, तो आपको PCS एग्जाम दे रहे हैं तो कहीं से उल्टा बनाए आप निकाले जाएंगे। ठीक है, गारंटी है हमारी, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य प्रकार होते हैं, कौन कौन होते हैं? प्रत्यक्ष, क्वेश्चन नंबर 117 नोट करिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य प्रकार, क्वेश्चन नंबर 117। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य प्रकार कौन है? परिप्रेक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन और जनमत संग्रह। फिर नोट करिए, ये क्वेश्चन पूछा गया PCS में है। ठीक है, PCS एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है RO में जो पूछा गया उसी का कलेक्ट करके बनाया गया है। याद रखिएगा, आप सिर्फ रिपीट करिए, कम समय में ज़्यादा नंबर लेके आइए, गारंटी हमारी है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य प्रकार कौन है? परिप्रेक्षा है, पहल, प्रत्यावर्तन और जनमत संग्रह। ठीक है, ये लोकतंत्र के 4 प्रकार हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 118 नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 118, भारत की प्रमुख झीलें, भारत की प्रमुख झीलें जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है PCS या समीक्षा दोनों में, यहाँ से सबसे ज़्यादा 4 स्टार का सवाल है। भारत की प्रमुख झीलें, बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। गोखुर झील का उदाहरण है, गोखुर झील का उदाहरण है, याद रखिए। बुलर झील को क्या कहा जाता है? गोखुर झील। ठीक है, ये कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। गोखुर, गोखुर झील का मतलब होता है गाय के खुर के आकार की झील। समझ रहे हैं? गाय के
खुर के आकार की झील कहाँ पाई जाती है? कौन झील है? तो बुलर झील है। ठीक है। पशु के खुर के आकार की झील कहाँ पाई जाती है? गोखुर झील। कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर। कौन झील है? बुलर झील। याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, ये ना हमको पता ना हमको पता, लेकिन ये हमको पता है, आपको भी पता कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, यही बहुत बड़ी है। ठीक है। लोकटक झील मणिपुर में, याद करिए, लोकटक झील मणिपुर में, इस पर तैरता हुआ केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? मणिपुर में है, इतना याद करो। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में है। ठीक है। किस झील पर? लोकटक झील पर। लोकटक झील पर तैरता हुआ पार्क मिलेगा आपको, केबुल लामजाओ पार्क। ठीक है। ये एकमात्र भारत का ऐसा पार्क है जो झील पर जो होता है, झील के बीच में बसा हुआ है, जो तैरता हुआ है। ठीक है। केबुल लामजाओ। चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है। खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील, खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील कौन है? चिल्का झील। याद करिए कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा में जो होता है चिल्का झील पाई जाती है, उड़ीसा। आगे चलेंगे। कोलेरू झील अर्थात कोलेरू झील कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी पर। कृष्णा, आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में मध्य डेल्टा बनाती है, तो मध्य स्थित है। कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के मध्य स्थित पाई जाती है आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील। ठीक है। कोलेरू झील। पुलिकट झील कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील। ठीक है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी झील? पुलिकट झील। पुलिकट झील किन दो राज्यों की सीमा बनाती है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। अर्थात आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा कौन सी झील बनाती है? पुलिकट झील। ठीक है। पुलिकट झील बनाती है। ठीक है। और कौन थे? वेम्बनाड झील। देखेंगे वेम्बनाड झील कहाँ पाई जाती है? केरल में। याद रखिएगा, वेम्बनाड झील कहाँ? केरल में पाई जाती है। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र के बुलढाणा में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्वालामुखी से निर्मित झील कौन है? तो यही है लोनार झील। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील कौन से है? लोनार झील। महाराष्ट्र के बुलढाणा में पाई जाती है, महाराष्ट्र के बुलढाणा में पाई जाती है। ठीक है। रेणुका झील कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में। रूपकुंड झील उत्तराखंड के ताजे पानी के प्राकृतिक झील है। याद करिए, रूपकुंड झील कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। ताजे पानी की प्राकृतिक झील कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। कहाँ? रूपकुंड में। फिर से एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए बहुत सरसरी निगाहों से। बुलर झील जम्मू कश्मीर में गोखुर झील का उदाहरण है। लोकटक झील जो होता है मणिपुर में, इस पर तैरता हुआ केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है। चिल्का झील उड़ीसा में खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झीलें हैं। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के मध्य स्थित है। पुलिकट झील जो होता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और देखेंगे वेम्बनाड झील जो होता है केरल में है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा में ज्वालामुखी द्वारा निर्मित ये झील है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। रूपकुंड झील उत्तराखंड के ताजे पानी की प्राकृतिक झील है। ठीक है। ये झील हो गया, नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119 नोट करें। देखिए जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पीसीएस समीक्षा अधिकारी में, सारे क्वेश्चन आपको कलेक्ट मिल रहे हैं। अब आपके दोष हैं कि अगर आप पढ़ते नहीं हैं, रिपीट नहीं करते, नोट्स नहीं बनाते हैं, तो विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखला और उनकी स्थिति, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखला और उनकी स्थिति देखेंगे। राकीज पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। राकीज पर्वत श्रेणी कहाँ? उत्तरी अमेरिका में। अफलेंसियस पर्वत कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। अल्पस पर्वत यूरोप में है। राकी और अफलेंसियस बहुत बार पूछा गया है। अल्पस पर्वत कहाँ है? यूरोप में, इस बार पूछा गया था 2023 वाले में। अल्ताई पर्वत मध्य एशिया में। एटलस पर्वत कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में। काकेशस पर्वत कहाँ है? यूरोप में, काकेशस पर्वत यूरोप में। और ड्राकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में। फिर से नोट करिए, राकी पर्वत उत्तरी अमेरिका, अल्फेंसियस पर्वत उत्तरी अमेरिका, अल्पस पर्वत यूरोप, अल्ताई पर्वत मध्य एशिया, एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, काकेशस पर्वत यूरोप, ड्राकेंसबर्ग पर्वत दक्षिणी अफ्रीका। नोट करिए, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
वायुमंडल में परतें और उनकी विशेषताएं, वायुमंडल में परतें और उनकी विशेषताओं की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120, वायुमंडल में परतें और उनकी विशेषताएं। क्षोभ मंडल में देखेंगे जलवायु और मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, ठीक है, जलवायु और मौसम संबंधी घटनाएं, ठीक है। देखिए आपको ये बैच जो होता है 22 दिसंबर पे जब पेपर हो जाएगा तो फिर 24 या 25 दिसंबर से बैच जो होता है फ्री बैच जो होता है यूट्यूब पे मिलेगा आपको। ज्योग्राफी टीचर अलग पढ़ाएंगे, हिस्ट्री का अलग टीचर पढ़ाएंगे, पॉलिटिक्स अलग टीचर, आपको फ्री कास्ट जो होता है पढ़ाने के लिए। हम लोग सोचें 6 महीने 1 साल तक एक बैच 2025 का PCS फ्री में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्षोभ मंडल में देखेंगे जलवायु और मौसम संबंधी घटनाएं। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। विमान की उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति होती है, यहाँ विमान भी उड़ाया जाता है, ओजोन परत, ठीक है। समताप मंडल देखेंगे ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल पे, ठीक है। विमान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श सम मतलब बराबर होता है तापमान और टेम्परेचर, जहाँ टेम्परेचर बराबर हो वहाँ पर हलचल नहीं होता तो हम आराम से वहाँ विमान उड़ा देते हैं। और ऋतु गुब्बारा भी उड़ाया जाता है, क्या कहा जाता है, ऋतु गुब्बारा भी उड़ाया जाता है। अब देखेंगे क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में एक जो सीमा होती है उस सीमा पे सटे हुए क्षोभ मंडल पे, क्षोभ मंडल के ऊपरी सतह पर और समताप मंडल की निचली सतह पर एक हवा चलती है बहुत तेजी से, जिसे जेट पौने कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जेट पौने कहते हैं। कभी एग्जाम में पूछ दिया तो आपको बताना पड़ेगा, उसे जेट पौने कहा जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, मध्य मंडल की बात करें, ग्रीन हाउस गैसों की अनुपस्थिति, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है मध्य मंडल में। उल्कापिंड और टूटते तारे इसी परत में होते हैं। उल्कापिंड मध्य मंडल में क्या, उल्कापिंड और टूटते तारे इस परत में पाए जाते हैं। आयन मंडल की बात करें, पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार EFGHL, ठीक है, L, ये जो होती है लेयर पाई जाती है आयन मंडल में, ठीक है। उसको यहाँ नहीं बता सकते, लेकिन आपको जब क्लास लेंगे तो हाँ बता देंगे। ये तो यहाँ पर इतना ही एग्जाम पूछा गया, लेकिन जो था पेट के एग्जाम में देखे थे पूछा गया था E लेयर और H लेयर, ये पूछा गया था ये, ठीक है। कौन सी रेडियो तरंगे जो होता दीर्घ थी, कौन सी लघु थी, कौन मध्यम थी, उसमें मिलान करने के लिए दिया था। तो यहाँ तो बोर्ड पे नहीं बता सकते, लेकिन आपको बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहिर्मंडल देखेंगे, बहिर्मंडल का मतलब हो जाए वायुमंडल, मतलब वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल की कमी के कारण बहुत कम गैस उपस्थित होती है, उसे बहिर्मंडल कहा जाता है, ठीक है। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत गुरुत्वाकर्षण बल की कमी के कारण बहुत कम गैस उपस्थित होती है, उसे बहिर्मंडल कहा जाता है। नोट हो गया, याद रखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इसके बाद अंतरिक्ष में विलीन हो जाएंगे, ठीक है। भारत की शीर्ष 5 चोटियां, क्वेश्चन नंबर 121 नोट करो, नोट करिए आप। भारत की शीर्ष 5 ऊंची चोटियां, K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है 8611 मीटर, 8611 मीटर। दूसरा कंचनजंगा है 8556 मीटर। तीसरा नंदा देवी है 7816। फिर कामेट पर्वत है 7756। फिर जो होता है सालतारो कांगड़ी है, फिर 7742। देखिए ये चैनल जो होता है अभी नया चैनल है, ठीक है। और इस पे जो होता है आपको बस सपोर्ट करना है, इस चैनल को है। सपोर्ट कैसे करना है, कुछ आपको मेहनत नहीं करना है हमारे साथ, बस आप लाइक बटन करेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए क्या क्या और मैटर आपको चाहिए, PCS में कमी हो रही है जिससे परीक्षा निकल जाए आपको, बस हमारा यही है। और अपने मित्रों को जो होता है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपके मित्र को भी ये वीडियो पहुंचे, उनका भी भला हो। सभी दोस्त को साथ लेके चलिए, गोल जाएगी आपकी, PCS सभी लोग बनेंगे ना। तो ये इसी तरह से आपको सपोर्ट करना है, बस 4 शब्दों का यूज करना है, लाइक करना है, एक हाथ से दबा देंगे उंगली से, छोटा सा मेहनत लगेगा। सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे और ऑल कर देंगे तो सारे वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे। और जो होता है कमेंट में बताएंगे हमें क्या मैटर चाहिएगा, ठीक, कैसी वीडियो लगी इसके बारे में बताएंगे। और आप जो होता है शेयर कर दीजिएगा मित्रों के पास, जिससे हमारा चैनल और ग्रोथ हो सके। हम आपको और कंटेंट, जैसे हमें टीचर को उल्लास मिलता है उसी तरह से कंटेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करता है, और भी ज़्यादा जो होता है मैटर अच्छे आपको मैटर प्रोवाइड करेंगे हम, ठीक है, जल्दी से जल्दी। तो ये तो हमारा मैटर अच्छा है प्रोवाइड है, लेकिन और भी अच्छे मैटर प्रोवाइड करेंगे। ये पैड ग्रुप का PDF है, इसलिए PDF यहाँ पर अभी नहीं भेजा जा सकता है, लेकिन पढ़ाने के बाद PDF जो होता है भेज दिया जाएगा किसी तरह से, ठीक है। आगे चलेंगे,
सिंधु, क्वेश्चन नंबर 122, सिंधु घाटी नदी की सहायक नदियां कौन कौन है? सिंधु घाटी की सहायक नदियां की बात करेंगे। देखिए बाएं तरफ और दाएं तरफ दो नदियां हैं। यहाँ बाएं तट की जो सहायक नदियां देखेंगे, झेलम है बाएं तरफ, सिंधु के बाएं तरफ झेलम, चेनाब, ब्यास, रवि, सतलज, एक नदी और है जास्कर। ठीक है, सिंधु के बाएं की तरफ सहायक नदियों की बात करें, झेलम, चेनाब, ब्यास, रवि, सतलज और जास्कर। अगर उसके दाएं की तरफ की बात करें, दाहिने तट की तरफ अर्थात दाहिने तट की सहायक नदियों की बात करें तो श्योक, गिलगित, गोमल और काबुल। याद रखिएगा, श्योक, गिलगित, गोमल और काबुल। ठीक है, दाहिने तट की तरफ सहायक नदियां होती हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 नोट करिए। रीट के प्रकार एवं क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीट के प्रकार एवं क्षेत्र पीसीएस के लिए मिलान करने के लिए भी आता है, उस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रीट के प्रकार, हैवियस कार्पस के बारे में बात करेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात शरीर को प्रस्तुत किया जाए, शरीर को प्रस्तुत किया जाए, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब अगर बंद किसी को किए हो तो जाहिर सी बात है जज के सामने तो प्रस्तुत करना करेगा, न्यायालय के सामने। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब शरीर को प्रस्तुत किया जाए। कोर्ट द्वारा निजी और सार्वजनिक दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। कोर्ट द्वारा इसे निजी और सार्वजनिक दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, चाहे वो प्राइवेट व्यक्ति हो चाहे सरकारी व्यक्ति हो, दोनों के द्वारा ये जारी की जा सकती है। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण है, व्यक्तिगत के स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण क्या, हैवियस कार्पस अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ये व्यक्तिगत जो था प्रत्यक्षीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। आगे चलेंगे, मैंडेमस अर्थात मैंडेमस में देखेंगे परमादेश। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ निकालेंगे अर्थात हम आदेश देते हैं। लोक अधिकारी निकाय, लोक अधिकारी निकाय, निगम, निचली अदालत, न्यायाधिकरण व सरकार के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ठीक है, परमादेश हम आदेश देते हैं न्यायालय के द्वारा, लोक अधिकारी को भी, ठीक, चाहे कोई भी अधिकारी हो, पीसीएस आईएएस कोई भी हो, निकाय, निगम या निचली अदालत या न्याय अधिकरण, ठीक है, या सरकार के विरुद्ध जो होता है जारी किया जाता है। निजी व्यक्ति के विरुद्ध ये जारी नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा, किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता। एक और देख रहे हैं ना, ये सभी अधिकारियों के जो होता है जारी किया जाता है। परमादेश ये किसी निजी व्यक्ति के, जैसे कोई आदमी जो होता है वह झगड़ा मार कर दिया, वो उसके खिलाफ आदेश नहीं, जैसे सिविल सेवक हो गए, ठीक है, एसडीएम, डीएम है ना, न्यायाधीश जो होता है, जिले न्यायाधीश होते हैं या सरकार होता है, इनको जो होता है ये जारी किया जाता है। कौन, परमादेश। ठीक है, याद रखिएगा, निजी व्यक्ति के लिए नहीं जारी किया जाता। आगे देखेंगे, अधिकार परीक्षा, ठीक है, क्यू वारंट अर्थात अधिकार परीक्षा, ये किस अधिकार से, किस, इसका अर्थ होता है किस अधिकार से, व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जा करने के संदर्भ में जारी किया जाता है। व्यक्ति द्वारा जो था किसी सार्वजनिक पद पर जो था अवैध कब्जा करने के संदर्भ में जारी की जाती है। निजी या मंत्री कार्यालय के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। ठीक है, निजी या मंत्री कार्यालय के विरुद्ध जो है जारी। अधिकार परीक्षा याद रखेगा, यही लाइन तो इम्पोर्टेंट है। अधिकार परीक्षा में किस अधिकार से, अर्थात किसी निजी और मंत्री के कार्यालय के विरुद्ध जो था ये जारी नहीं किया जा सकता। अधिकार परीक्षा याद कर रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिषेध 5 शब्द हैं जिसे प्रोहिबिशन कहा जाता है। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, निषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है निषेध या मना करना। प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है, निषेध या मना करना। देखेंगे, न्यायिक अर्थात निचली अदालत, न्यायिक निचली अदालत और अर्ध न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है। ठीक है, न्यायिक अर्थात निचली अदालत और अर्ध न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है। प्रशासनिक प्राधिकारियों और विधायी संबंधी निकायों और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारियों, डीएम, एसडीएम जैसे होते हैं, उनके खिलाफ नहीं जारी किया जाता। और विधायी निकायों के और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध ये जारी नहीं किया जा सकता। याद करिएगा, प्रतिषेध, ठीक है, इनके विरुद्ध जो है जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, एक भी शब्द अगर भूलेंगे तो बड़ी समस्या हो सकती है। उत्प्रेषण, सूचित किया जाना। उत्प्रेषण मतलब होता है सूचित किया जाना। देखेंगे, 5 शब्द का अर्थ जानेंगे। पीसीएस में थोड़ी सभी आप रखेंगे, नोट्स करते रहेंगे। हम कह रहे हैं बार बार नोट्स बना लीजिए, जो समझ में नहीं आता है
अगर फिर वीडियो को अगर देखना चाहते हैं, नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप 2-3 बार वीडियो देख लेंगे तो खुद याद हो जाएगा आपको। कम से कम 2 बार तो वीडियो देखेंगे, तब अपने आप जो होता है 70% क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और नोट्स बना लेंगे तो पूरे 100% की बात करेंगे, याद हो जाएगा। चलेंगे, उत्प्रेषण सूचित किया जाना न्यायिक, अर्धन्यायिक और प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है। ठीक है, न्यायिक और अर्धन्यायिक और प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है। विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं। ठीक है, विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध ये जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, लंबित मामलों को अपने पास स्थानांतरित करने हेतु निचली अदालतों द्वारा दिए गए आदेश को रद्द करने हेतु। ठीक है, लंबित जो होते हैं मामले हैं तो अपने स्थानांतरित करने हेतु जो होता है निचली अदालत द्वारा दिए गए आदेश को क्या किया जाता है, रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, इसे हम एक नाम दिए जाते हैं, पोस्टमार्टम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है, पोस्टमार्टम के रूप में जाना जाता है सर जो होता है। ठीक है, उसमें जो निचली अदालत होती है, अगर मामला लंबित है और स्थानांतरित कर दिया गया तो उसे आदेश को उसके रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है पोस्टमार्टम। ये आदेश दे दिया जाता है कि आप इसे करिए। ठीक है, तो इसे पोस्टमार्टम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 124 नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 124 124, वेदों से संबंधित पुरोहित इंपॉर्टेंट है। वेदों से संबंधित पुरोहित पीसीएस के लिए, समीक्षा के लिए दोनों है, मिलान करने के लिए आता। पुरोहित और वेद, होता या होत्री ऋग्वेद में, होता या होत्री ऋग्वेद में, अर्धायु आयुर्वेद में, यजुर्वेद में। ठीक है, उद्गाता जो होते हैं, उद्गाता सामवेद में, और ब्रह्मा अथर्ववेद में। ठीक है, ब्रह्मा अथर्ववेद में। चलिए, पुरोहितों के नाम देखिए। होता या होत्र जो होता पुरोहित होते थे ऋग्वेद में, अर्धायु जो होता पुरोहित होते थे यजुर्वेद में, उद्गाता जो पुरोहित कहलाते थे सामवेद में, और ब्रह्मा जो होता थे अथर्ववेद में। नोट हो गया, नोट्स कर लीजिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125, बहुत लकी क्वेश्चन है और आना ही तो आना है। इसमें आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही आना होता है, 4 स्टार का सवाल है, देख लेंगे। प्रमुख नीति निर्देशक तत्व मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स की गारंटी है, क्वालिफाई करने की गारंटी है आपकी। ठीक है, आप सिर्फ जो होता है नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, आपको क्वालिफाई कर जाएंगे आपको। अर्थात प्रमुख नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 39 में देखेंगे, न्याय में समानता, गरीबों को निःशुल्क सहायता करना। ठीक है, न्याय में समानता और गरीबों को जो होता है निःशुल्क सहायता करना। आर्टिकल 39 से अनुच्छेद 41 में देखेंगे, कार्य एवं शिक्षा के अधिकार तथा बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 41 कार्य एवं शिक्षा के अधिकार तथा बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार, आर्टिकल 41। ठीक है, आगे देखेंगे आर्टिकल 42 देखिए, अनुच्छेद 42 न्यायपूर्ण और मानवीय कार्य, न्यायपूर्ण और मानवीय कार्य परिस्थितियों तथा मातृत्व राहत प्रावधान। ठीक है, न्यायपूर्ण जो था मानवीय कार्य परिस्थितियाँ और मानवीय मातृत्व जो था सहायता राहत प्रदान। ठीक है, अनुच्छेद 43 में सभी श्रमिकों के लिए जीवन की निर्वाह करने के लिए वेतन, आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में देखेंगे सभी श्रमिकों के लिए जो था जीवन निर्वाह के वेतन की बात कही गई है। 43 से में क्या कहा गया, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। 43 बी में कहा क्या गया, याद रखिए 43 ए बी मिलान करने के लिए दे सकता हूँ। अनुच्छेद 43 बी में सरकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और प्रबंधन को बढ़ावा देना, सरकारी समितियों के जो थे स्वैच्छिक गठन और प्रबंधन को क्या करना, बढ़ावा देना। ये क्या हो जाएगा 43 बी में। आगे देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अनुच्छेद 48, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना। कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर जो होता क्या करना, व्यवस्थित करना। ठीक है,
48 में कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना। अनुच्छेद 48A में देखेंगे पर्यावरण की रक्षा तथा वनों को वन्यजीव की सुरक्षा, वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा। अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा तथा वनों एवं वन्यजीव की सुरक्षा। 49 क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टिकल 49 पीसीएस में कई बार पूछा गया है। ये जितने राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं सभी क्वेश्चन पूछा गया है, याद करिए सभी क्वेश्चन पूछा गया है, एक भी गलती आपको नहीं करना है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक रुचि को स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना। ठीक है, ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की क्या करना, सुरक्षा करना, जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। आर्टिकल 49। ठीक है, एक आर्टिकल और भी याद रखेंगे, 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत के पक्षधर कौन थे, याद रखिएगा महात्मा गांधी। किसमें पहले उल्लेख किया था, इसमें ग्राम पंचायत का उल्लेख किसमें किए थे महात्मा गांधी, स्वराज में, याद रखिएगा। ठीक है, स्वराज में। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है बार बार, पेट के एग्जाम में हुए तो उसमें पूछा गया था। ठीक है, और समीक्षा अधिकारी का भी एग्जाम हुआ तो उसमें भी पूछा गया था ग्राम पंचायत से महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था। तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हमको एक भी क्वेश्चन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सारे क्वेश्चन को जो होता हल करते रहेंगे। आगे चलेंगे, भारतीय संविधान में आपात उपबंध, क्वेश्चन नंबर 126। भारतीय संविधान में आपात उपबंध, क्वेश्चन नंबर 126। चलिए, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया आपात उपबंध। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसे भाग 17 में रखा गया है, भाग 18 में रखा गया है, और अनुच्छेद 352 से 360 तक चर्चा की गई। याद रखिए, भाग कितने 18 में, अनुच्छेद 352 से 360 तक। आपात उपबंध को जो होता 3 भागों में बांटा गया है, देखेंगे 3 भागों में बांटा गया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात कही गई। 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है, मुख्यमंत्री जी अगर राज नहीं संभाल पाते, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो क्या करेंगे, 356 विफलता या राष्ट्रपति शासन। ठीक है, विफलता या राष्ट्रपति शासन। ठीक है, आर्टिकल 360 जो होगा वो वित्तीय आपातकाल। ठीक है, आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। याद रखिएगा 3 भागों में बांटा गया है, 52, 356 और 360। ठीक है, आपको बता दें 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द, जो आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है। याद रखना, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1978 के द्वारा जो आंतरिक अशांति होती थी उसे हटा करके जो होता है उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का जो होता प्रयोग किया गया है, सशस्त्र विद्रोह शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 127 नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 127, भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, देखिए पीसीएस का एग्जाम हो रहा है, होगा, इसके बाद समीक्षा अधिकारी होगी। अगर नोट्स बनाए रहेंगे तो आपको समीक्षा अधिकारी में काम आएगा। ठीक है, नोट्स बनाए रहेंगे, पीसीएस भी देना, समीक्षा अधिकारी भी देना है, तो सारे क्वेश्चन जो होते हैं यहीं पूछे जाएंगे। तो आप नोट्स क्यों नहीं बनाएंगे, तो अच्छे से नोट बनाइए, 1-2 बार पढ़िए इसे। ठीक है, अगर आप नोट्स नहीं पढ़ रहे हैं तो वीडियो आपके पास रहेगी, आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। चलिए पहला अनुच्छेद की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की चर्चा की गई। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना देने आदि का जो था संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में जो था ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है, आर्टिकल 78 के तहत। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, आर्टिकल 110 में अर्थात धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट की चर्चा की गई है।
ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण की अर्थात बजट की चर्चा की गई है आर्टिकल 112। नोट करिए, आर्टिकल 112 में अनुच्छेद 123 में जो होता है आर्टिकल अनुच्छेद 123 की बात करेंगे। चलिए 123 की बात करें तो संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश और प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। ठीक है, आर्टिकल 123 में संसद के अवकाश के दौरान जो होता है अध्यादेश या प्रख्यापित जो होता करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 143 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श जो होता कर सकता है, लेकिन याद रखिए परामर्श लेने की शक्ति लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। याद रखिएगा, परामर्श तो कर सकता है लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये भी जान लीजिए। आर्टिकल 48 अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की बात की गई है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात की गई 148 में। ठीक है, आगे देखेंगे आर्टिकल 149 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों का निर्धारण। ठीक है, आर्टिकल 149 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया था। भारत के नियंत्रक यहाँ महालेखा कर्तव्यों और शक्तियों का निर्धारण किया जाता। चलिए एक बार ससरी निगाह से दौड़ाइए कौन से इम्पोर्टेंट है। 76 में भारत के महान्यायवादी, 78 में राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य की बात कही गई। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्त विवरण की बजट की बात कही गई है। अनुच्छेद 123 में संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात कही गई, इंपॉर्टेंट है सारे मिलान करने के लिए। अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य और शक्तियों का विवरण दिया गया है। 48 में जो होता है उनका उल्लेख है और 49 में उनके कार्यों का उल्लेख है। समझ गए आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 नोट करिए। दैनिक प्रयोग में आने वाले दवाइयों के प्रकार। जो दैनिक में जो होता है प्रयोग में आने वाले एंटासिड। एंटासिड क्या होती है? पेट में अतिरिक्त एसिड को कम करने थी। ठीक है, पेट में जो होता है अतिरिक्त एसिड को कम करते हैं। कौन? एंटासिड। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनो जाते हैं बाजार में मिलता है इनो, वही होता है एंटासिड। याद रखिएगा, मैग्नीशियम और जो मैग्नीशियम है और जो होता है हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे आप बाज़ार में एक मिलता है इनो इत्यादि जो होते हैं ये एंटासिड कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे ट्रैंक्विलाइजर जो होता है, ट्रैंक्विलाइजर जो होता है तनाव और मस्तिष्क की बीमारियों को इलाज के लिए बनाया जाता है। ट्रैंक्विलाइजर तनाव और मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए बनाया जाता है। ठीक है, एनाल्जेसिक जो होता है, एनाल्जेसिक जो होता है दर्द में राहत देने के लिए, जिसे एस्प्रिन कहा जाता है, दर्द में राहत देने के लिए प्रयोग की जाती है, इसे क्या कहा जाता है? एस्प्रिन कहा जाता है। याद रखिएगा, सब नोट करिए, नोट्स करिए। अब नारकोटिक एनाल्जेसिक, नारकोटिक एनाल्जेसिक ये दर्द निवारक है जो लत के कारण बन सकते हैं। ठीक है, दर्द निवारक जो लत का कारण बन सकता है, ये नारकोटिक जो होता है एनाल्जेसिक होता है, दर्द जो निवारक है दवा, लेकिन ये लत का कारण बन सकता है। इसमें जैसे मार्फिन, कैसे? मार्फिन और इसके जो होता है डेरिवेटिव, मार्फिन और डेरिवेटिव इसके प्रमुख कर्तव्य हो जाए। ठीक है, प्रमुख हैं। और देखेंगे एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक देखेंगे बैक्टीरिया को मारते हैं। बैक्टीरिया को क्या करते हैं? मारते हैं। जैसे आपके सोमे जो होता है, चलिए सोफ्रेमाइसिन, सुप्रेमाइसिन, डिटाल, टिंचर, आयोडीन, जो ठीक है डिटाल, टिंचर और आयोडीन ये एंटीसेप्टिक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट एंटीबायोटिक अर्थात एंटीबायोटिक, ये सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पादित होते हैं, रासायनिक पदार्थ को मारते हैं। ठीक है, सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पादित जो रासायनिक पदार्थ को मारते हैं और उनके विकास को रोकते हैं, जैसे पेनिसिलिन, सल्फा ड्रग्स या स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, पेनिसिलिन, सल्फा ड्रग्स और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है,
ये बन। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक। क्वेश्चन नंबर 129 नोट करिए। रासायनिक यौगिक और उनके सामान्य नाम। रासायनिक यौगिक और उनके जो होते हैं सामान्य नाम नोट करिए। 129, कॉपर सल्फेट जो होता है ब्लू विट्रियोल, ठीक है, ब्लू विट्रियोल। मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है एप्सम साल्ट, ठीक है, एप्सम साल्ट। और सोडियम जो होता है कार्बोनेट जो होता है उसे धावन सोडा कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट को जो होता है धावन सोडा कहा जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमिडाइड्रेट को जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट को जो होता है उसे जिप्सम कहा जाता है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट इसको क्या कहा जाता है, जिप्सम कहा जाता है, ठीक है। कॉपर जो होता है, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल कहा जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम साल्ट कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा कहा जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमिडाइड को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट को जो होता है जिप्सम कहा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे, गैस और उनकी विशेषताएं। गैस और उनकी विशेषताएं, क्वेश्चन नंबर 130 नोट करेंगे आप। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो होता है रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनने से जो होता है ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता बाधित होती है, तत्पश्चात जो होता है मृत्यु हो सकती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में जो होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता बाधित होती है, तत्पश्चात उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, तत्पश्चात मृत्यु हो सकती है। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस, नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है, हंसाने वाली गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हरित गृह प्रभाव की जिम्मेदार होती है, वायुमंडल में इसकी कितनी होती है, 0.03%। ये क्वेश्चन पूछा गया था, कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह प्रभाव के जो होते लिए जिम्मेदार है, हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, इसमें वायुमंडल में 0.03% पाई जाती, ठीक है। आगे देखेंगे मीथेन, देखेंगे मीथेन CH4 बायोगैस और CNG का प्रमुख घटक है, ठीक है। CH4 मीथेन जो होता है बायोगैस और CNG का जो होता है प्रमुख घटक है। रेडान अर्थात रेडान देखेंगे उत्कृष्ट गैस जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। रेडान जो होता है उत्कृष्ट गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ठीक है। क्लोरीन जो था गैस तालाब के जो था पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। क्लोरीन का प्रयोग गैस तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं, कौन चीज़, क्लोरीन। ब्यूटेन LPG का मुख्य घटक है, LPG का मुख्य घटक। ये चारों गैस इंपॉर्टेंट है, ये मिलान करने के लिए आया था आपसे। मीथेन जो होता बायोगैस और CNG का मुख्य घटक है। रेडान जो था उत्कृष्ट गैस जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। क्लोरीन जो होता है गैस तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए है। ब्यूटेन जो होता है LPG का मुख्य घटक है, LPG का जो होता है मुख्य घटक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 131, कार्बन और उसके यौगिक विशेषताएं। कार्बन और उसके यौगिक विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। कार्बन और उसके यौगिक विशेषताएं। कार्बन का अपर रूप कौन कौन है, देखिए कार्बन का अपर रूप पूछा गया कई बार क्वेश्चन में। हीरा कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफाइट और जो होता है बकमिस्टन फ्लोरीन जैसे C60 कहा जाता है, ठीक है। बकमिस्टन फ्लोरीन जो होता है, ये तीनों जो होता है कार्बन के अपर रूप हैं, कार्बन के अपर रूप है। ग्रेफाइट हीरा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। शुद्ध कार्बन की पतली परत कौन होती है, ग्राफीन होती है, याद रखना। अगर शुद्ध कार्बन की पतली परत की बात करें तो ग्राफीन होती है। सूखी बर्फ कौन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सूखी बर्फ में क्या पाया जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। कार्बन का प्राकृतिक सबसे कठोर अपरूप क्या होता है, कार्बन का जो होता है प्राकृतिक का सबसे कठोर अपरूप क्या होता है, तो क्या होता है, हीरा। याद रखिएगा, कार्बन का प्राकृतिक जो होता है सबसे कठोर अपरूप देखेंगे तो हीरा होता है, ठीक है। थर्मोडायनेमिकल कार्बन का सबसे स्थिर रूप क्या होता है, ग्रेफाइट, ठीक है। थर्मोडायनेमिकल कार्बन का सबसे स्थिर रूप क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है, ग्रेफाइट। ये जो होता है याद करेंगे इसे, कार्बन के यौगिक और उनकी विशेषताएं, ठीक है, ये याद करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे
132 देखेंगे धातु और अधातु की बात करेंगे। रक्त में पाई जाने वाली धातु को क्या कहा जाता है? जो रक्त में पाई जाती धातु उसे लोहा कहा जाता है। ठीक है, सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। ठीक है, सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त फिलामेंट बना होता है किसका? टंगस्टन का। ठीक है, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक क्या है? चांदी है। ठीक है, ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक कौन है? चांदी को सबसे अच्छी। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है किसको? सोडियम को। सोडियम को जो होता है चाकू से सबसे आसानी से काटा जा सकता है। सबसे भारी धातु कौन है? ऑस्मियम। ठीक है, सबसे भारी धातु कौन है? ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। ठीक है, सबसे कठोर धातु कौन है? प्लेटिनम। कमरे के तापमान पर तरल अधातु कौन हो जाएगा? ब्रोमीन। ठीक है, कमरे के तापमान पर जो होता है तरल अधातु कौन होगी? ब्रोमीन होगा। ठीक है, चलिए देखेंगे धातु और अधातु की चर्चा करते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु को लोहा, सबसे हल्की धातु को लिथियम, विद्युत बल्ब में प्रयोग होने वाले फिलामेंट का बना होता है टंगस्टन का है। ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक कौन होती है? चांदी होती है। ठीक है, चांदी याद रखिएगा। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है सोडियम को। सबसे भारी धातु कौन होती है? ऑस्मियम होती है। और जो होता है सबसे कठोर धातु जो होती है प्लेटिनम होती है। कमरे को तापमान पर जो होता है तरल अधातु कौन होती है? ब्रोमीन होती है। ठीक है, कौन होती है? ब्रोमीन होती है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 133। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रथम, सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे पीसीएस हो, चाहे समीक्षा हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे पेट के हो, कोई भी एग्जाम देते हैं सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपी का प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू। यूपी की प्रथम राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू थी। यूपी के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ भाई पंत, याद होंगे। यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी, याद रखिएगा, सुचिता कृपलानी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वाल्डर मोर्गन। वाल्डर मोर्गन थे। ठीक है, देखेंगे वाल्डर मोर्गन। ठीक है, आगे चलेंगे। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस में, पुरुषोत्तम दास टंडन। विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन। यूपी के प्रथम सूचना आयुक्त कौन है? मोहम्मद असगर। ठीक है, मोहम्मद असगर। यूपी के पहले लोकायुक्त कौन है? जस्टिस बिस्भर। ठीक है, जस्टिस बिस्भर दयाल पूरा नाम है यूपी के पहले लोकायुक्त। ठीक है, जस्टिस बिस्भर दयाल। ठीक है, विश्वंभर इनका नाम है। ठीक है, विश्वंभर दयाल इनका नाम है, थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंट हो गया है, विश्वंभर दयाल। ठीक है, जस्टिस विश्वंभर दयाल पूरा नाम। यूपी में प्रथम आपातकाल कब लागू किया गया था? प्रथम राज्य में आपातकाल कब? 1968 में से 1969 तक, फरवरी 1968 से लेकर के 1969 तक। आगे चलिए नेक्स्ट। यूपी के सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन बनी? मायावती। मायावती जो था 4 बार। ठीक है, यूपी की सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री मायावती 4 बार। उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन है? ऊपरी गंगा नदी, 2005 में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन है? ऊपरी गंगा नदी जो होता है, जो 2005 में मान्यता मिली। उत्तर प्रदेश का पहला नेशनल पार्क कौन है? दुधवा नेशनल पार्क, याद रखना। उत्तर प्रदेश का प्रथम नेशनल पार्क कौन है? तो आपका दुधवा नेशनल पार्क मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो था पहला वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बताइए। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, चंदौली है ना, आपको पता है ना, चंद्रौली। ठीक है, चंदौली अर्थात उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? चंदौली में। ठीक है, आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन है? दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश का पहला चिड़ियाघर बताइए। नवाब वाजिद अली शाह, लखनऊ, याद रखना। उत्तर प्रदेश का पहला चिड़ियाघर जो होता है नवाब वाजिद अली शाह, लखनऊ में, नवाब वाजिद अली शाह, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का पहला यूनेस्को स्थल कौन है? तो बता दें आगरा का किला और ताजमहल, 1983 में मान्यता मिली थी। उत्तर प्रदेश का पहला यूनेस्को स्थल आगरा का किला और ताजमहल कब मिला था? 1983 में। ठीक है, 1983 में इसे मान्यता मिली थी। तो आप देख लिए होंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, फिर से आपको देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देखने की क्या जरूरत है, नोट कर लीजिए, समय नहीं है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 134 नोट करिए। उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण संस्थान, उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण संस्थान नोट करिए।
बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ तो जानते हैं पीसीएस में भी पूछा गया था, समीक्षा में इस बार पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट करिए। ठीक है, महत्वपूर्ण संस्थान। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। भारतीय हथकरघा जो था हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? वाराणसी में। ठीक है, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी में, चौका घाट वाराणसी में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में। ये आपको बहुत पुराना क्वेश्चन है। चीनी संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर में। ठीक है, राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहाँ है? कानपुर में। ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का इज्जतनगर बरेली में। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी चौका घाट, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली। ठीक है, और देखेंगे नेक्स्ट है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, 11 फरवरी में पूछा गया था, समीक्षा में ही। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान देखेंगे लखनऊ, भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान देखेंगे संस्थान हापुड़, भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ? आपके हापुड़ में। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 135 नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 135 में, ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में जो होता है, इंग्लिश में अगर पढ़ना होगा तो आपको एक चैनल मिलेगा यूपी पीसीएस 1। ठीक है, संकल्प सिद्धि का चैनल है। वहाँ पर जो होता है इंग्लिश में हिंदी दोनों रखा गया है, इंग्लिश में देख सकते हैं। जिसको इंग्लिश पढ़ना वहाँ इंग्लिश देख सकता है। ठीक है, उस चैनल पर जा कर के, ठीक है, वहाँ पर मिल जाएगा संकल्प सिद्धि में। वहाँ इंग्लिश में जो होता है पढ़ाया जाता है, इंग्लिश में, और हिंदी भी कुछ हिंदी बताई जाती है, इंग्लिश भी। ठीक है, लेकिन इस सारे चैनल पे आपको सिर्फ हिंदी, टोटली हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जो होता है इसमें कोई वो नहीं है जो होता कि इस पर इंग्लिश को शामिल किया गया, सिर्फ टोटल हिंदी मीडियम वाले। चलिए आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश के जो था पक्षी अभ्यारण्य, क्वेश्चन नंबर 135। बाखीरा अर्थात बखीरा पक्षी अभ्यारण्य 1980 में संत कबीर नगर। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य कब बनाया गया? 1980 में संत कबीर नगर में, याद रखिएगा, संत कबीर नगर। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य कई बार पूछा गया है, 1991 में, अर्थात बलिया। ठीक है, बलिया देखेंगे तो कई बार पूछा गया। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य 1991 में बलिया। लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य सबसे बड़ा है, 1989 में कन्नौज में बनाया गया। सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन है? लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य सबसे बड़ा है, 1989 में बनाया गया था कन्नौज में। ठीक है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो होता है सबसे पुराना है, 1984 में जो था उन्नाव में बनाया गया था। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य सबसे पुराना है, 1984 में उन्नाव में बनाया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। पटना पक्षी अभ्यारण्य, पटना पक्षी अभ्यारण्य सबसे छोटा है, 1991 में एटा ज़िले में। ठीक है, पटना पक्षी अभ्यारण्य सबसे छोटा 1991 में एटा ज़िले में। विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य 1990 में महोबा में बनाया गया था। विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य 1990 में, अर्थात महोबा में। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? 1987 में रायबरेली। ठीक है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य 1987 में रायबरेली। सांडी पक्षी अभ्यारण्य 1990 में हरदोई में बनाया गया था। सांडी पक्षी अभ्यारण्य 1990 में हरदोई में। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य 1987 में गोंडा जिला, याद रखिएगा। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य 1987 में गोंडा जिला। देखेंगे पक्षी अभ्यारण्य, फिर से देख लीजिए। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य संत कबीर नगर 1980। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य 1991 में बलिया। लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य 1989 में कन्नौज। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य सबसे पुराना 1984 में उन्नाव। ठीक है, पटना पक्षी अभ्यारण्य सबसे छोटा है, 1991 में एटा जिला। विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य 1990 में महोबा। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य में 1987 में रायबरेली। सांडी पक्षी अभ्यारण्य 1990 में हरदोई। पार्वती अंगा अर्थात पक्षी अभ्यारण्य 1997 में गोंडा जिला। ठीक है, आगे चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र से, क्वेश्चन नंबर 136। ठीक है, हम भी सोच रहे हैं बहुत स्पीड में पढ़ाएं, जिसे 5, 6, 7 वीडियो में आपका ख़त्म कर दें लेक्चर। ठीक है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपको, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं, 30 दिन का समय है, इसलिए हम भी आपका समय नहीं लेना चाहते हैं। बहुत तेज़ी से पढ़ाना चाहते हैं जिससे आप रिपीट कर सकें। ठीक है, और इसमें टेस्ट सीरीज आप देखते रहिएगा, टेस्ट सीरीज भी इसमें डालेंगे हम। ठीक है, डेली टेस्ट सीरीज भी पढ़ता रहेगा, तो टेस्ट सीरीज भी आप देखते रहिएगा और इस वीडियो को भी देखते रहिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन पूरा तैयार हो जाए। उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में देश की जीडीपी का योगदान आपको बता दें 8% लगभग। उत्तर प्रदेश का जो होता है देश की जीडीपी में अगर योगदान देखा जाए तो 8% है। ठीक है, प्रदेश की जीडीपी में कृषि का योगदान 26% होता है। ठीक है, कृषि का जीडीपी में जो होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद में 26% जो होता है। प्रदेश में कृषि और संबंधित क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी, 10% है। ठीक है, कृषि निर्यात में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। याद रखना, कृषि निर्यात में जो होता है उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश कितने हैं, तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और देखेंगे कृषि निर्यात में तीसरे स्थान पे, जबकि दुग्ध उत्पादन और गन्ने में खेती में जो था प्रथम स्थान रखता है। याद रखिएगा, दुग्ध उत्पादन और गन्ने की खेती में जो होता है ये कौन, प्रथम स्थान। कृषि में तीसरा स्थान है। कृषि में जो होता है भागीदारी 10% वृद्धि दर रही है, संबंधित वृद्धि दर। जीडीपी में योगदान 26% है, और भारत के जीडीपी में जो होता है 8% लगभग योगदान देता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 137, भारत के प्रमुख जलप्रपात, भारत के प्रमुख जलप्रपात। हाथी जलप्रपात आपका मेघालय में है। चुलिया जलप्रपात कोटा राजस्थान में चंबल नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में नर्मदा नदी पर है। कपिलधारा जलप्रपात अमरकंटक में नर्मदा नदी पर है। दुग्ध सागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी पर है। गोकक जलप्रपात कर्नाटक में है। गोकक जलप्रपात कहाँ है, कर्नाटक में है। डुडुमा जलप्रपात उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की, ठीक है, सीमा पर जो होता है मछकुंड नदी पर बनाया गया। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर मछकुंड नदी पर बनाया गया। देखेंगे कौन का जलप्रपात, हाथी जलप्रपात मेघालय में, चुलिया जलप्रपात कोटा राजस्थान में चंबल नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में नर्मदा नदी पर है। कपिलधारा जलप्रपात अमरकंटक में नर्मदा नदी पर है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी पर है। गोकक जलप्रपात कर्नाटक में। डुडुमा जलप्रपात उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर जो था मछकुंड नदी पर बनाया गया, मछकुंड नदी पर बनाया गया डुडुमा जलप्रपात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 138। अंडमान निकोबार के राष्ट्रीय उद्यानों के नाम। अंडमान निकोबार में जो था जितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके नाम कौन कौन है। कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में निकोबार में। गैलेथिया वे राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जो होता है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। माउंट हैरियर राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जो होता है अंडमान निकोबार में है। सेडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जो होता है कहाँ पर है आपका, अंडमान निकोबार में। समझ गए, अंडमान निकोबार में कौन कौन है, कैंपबेल, गलाथिया, महात्मा गांधी, मध्य बटन द्वीप, माउंट हैरियर, रानी झांसी, सैडल पीक, ये जो होता है अंडमान निकोबार के राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ से भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं पीसीएस समीक्षा अधिकारी में। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में। पम्बदुमा शोला राष्ट्रीय उद्यान केरल में। इराविकुलम जो होता है इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में। इम्पॉर्टेंट, फिर से देख लीजिए, दाचीग्राम जम्मू कश्मीर, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो होता है झारखंड में, पम्बदुमा शोला राष्ट्रीय उद्यान केरल में, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में, ये जो होता है
राष्ट्रीय उद्यान होंगे। ठीक है, इतने क्वेश्चन यूपी पीसीएस और आरओ में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 140 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा पर कुल 13 देश स्थित हैं। भूमध्य रेखा पर कुल कितने देश हैं? 13 देश हैं। कितने महाद्वीप हैं? 3 महाद्वीप हैं, 3 जल निकाय हैं। याद रखिएगा, भूमध्य रेखा पर पूछा जाता है कितने देश स्थित हैं, तो 13 देश स्थित हैं। कितने महाद्वीप हैं भूमध्य रेखा पर? 3 महाद्वीप हैं। ठीक है, या तो 3 जल निकाय हैं। कौन कौन से महाद्वीप की बात करेंगे? तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, ये 3 महाद्वीप हैं। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। दक्षिणी अमेरिका के कौन से देश हैं जो भूमध्य रेखा पर हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। ठीक है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये भूमध्य रेखा पर स्थित हैं दक्षिणी अमेरिका के देश। अफ्रीका के कौन से देश हैं? देखिए, साओ टोम प्रिंसिप, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। ठीक है, ये अफ्रीका के वे देश हैं जो भूमध्य रेखा पर स्थित होते हैं। ठीक है, एशिया में कौन है? मालदीव जो होता है भूमध्य रेखा पर है। इंडोनेशिया भूमध्य रेखा पे है। किरीबाती भी भूमध्य रेखा पे। 3 देश हैं एशिया के भूमध्य रेखा पर। एशिया में कौन से देश हैं जो भूमध्य रेखा पर हैं? मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरीबाती, ये तीनों देश जो होते हैं एशिया महाद्वीप के हैं जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। भूमध्य रेखा और कर्क रेखा 2 क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। कर्क रेखा भी है, देख लीजिए। कर्क रेखा पर स्थित 16 देश हैं, 3 महाद्वीप हैं, 6 जल निकाय हैं। 3 महाद्वीप कौन कौन है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। ठीक है, ये 3 महाद्वीप हैं। जो अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जो तीनों रेखाएं गुजरती, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं यहाँ पर गुजरती हैं। याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में कौन सा देश है? बहामास द्वीप समूह और मैक्सिको, ये 2 देश जो होते हैं कर्क रेखा पर बसने वाले देश हैं। ठीक है, अफ्रीका का कौन सा देश कर्क रेखा पर बसता है? मिस्र, लीबिया, चाड, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा और मारिटानिया। नाइजर में अभी प्रधानमंत्री गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मारिटानिया। फिर से देख लीजिए, मिस्र, लीबिया, चाड, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा, मारिटानिया। ठीक है, एशिया में कौन से देश हैं जो कर्क रेखा पर बसते हैं? भारत तो आपको जानते ही हैं, छोड़ दीजिए। ताइवान भी बसता है, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। ठीक है, ये जो होते हैं याद रखिएगा कौन कौन से देश हैं, अर्थात ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब, जो कर्क रेखा पर बसने वाले देश एशिया के महादेश हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा दोनों पढ़ लीजिएगा, अच्छे से नोट बना लीजिएगा। ठीक है, बस लास्ट क्वेश्चन चल रहा है आज के जो होता है टॉपिक चौथा का जो होता है क्विक सीरीज नंबर 4 का जो होता है। इंग्लिश देखना है तो संकल्प सिद्धि या PSC 1 पे जाकर के इंग्लिश में इसको देख सकते हैं। यहाँ पर हिंदी मैटर्स जो होता है सबसे शुद्ध हिंदी मैटर्स मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि अभी इंग्लिश में जो था पढ़ाने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि इंग्लिश में हिंदी में पढ़ाने में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन पढ़ाया जाए जिससे लड़कों को कम समय में ज़्यादा तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। आपको पता है योजनाएं, अर्थात प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014, स्वच्छ भारत योजना 2 अक्टूबर 2014, सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014, मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण 25 दिसंबर 2014। अब ये 4 क्वेश्चन आप पहले दिमाग में रख लीजिएगा साइंस का। प्रधानमंत्री, स्वच्छ भारत, सांसद आदर्श ग्राम योजना और मिशन इंद्रधनुष, ये चारों 2014 में हैं। ये मिलान करने के लिए देगा तो आपको क्या याद करना होगा? 28 अगस्त, 2 अक्टूबर, 11 अक्टूबर और 25 दिसंबर, तो एक क्रम में लगा है। तो प्रधानमंत्री, फिर स्वच्छ भारत चला, फिर सांसद आदर्श ग्राम योजना चला, फिर मिशन इंद्रधनुष। इसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को चालू किया गया। फिर डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, डिजिटल इंडिया कब? 1 जुलाई 2015 को। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2015 को। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद जो होता है कल नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता है। लास्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 143 पे चर्चा करते हैं। प्रमुख बैंकिंग और शब्दावलियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, समीक्षा के लिए, अधिकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमुख बैंकिंग और शब्दावलियाँ। चलिए कि देयता जिसे लायबिलिटी कहा जाता है, वह जो भविष्य में बैंक के द्वारा वापस करना है, ठीक है, जो बैंक में जो था वह जो भविष्य में जो था बैंक के द्वारा वापस करना होता है उसे देयता कहते हैं। जैसे जमा, आप डिपॉजिट करते हैं। विभिन्न प्रकार के बचत और लघु बचत योजनाएं बैंक के द्वारा लिया गया है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के बचत और लघु बचत योजनाएं जो था बैंक के द्वारा लिया गया होता है, ठीक है, उसे देयता कहते हैं, लायबिलिटी। बैंक दर किसे कहते हैं? आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है उसे बैंक दर कहा जाता है, ठीक है। आरबीआई जो होता है जिस दर पर जो होता है वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है उसे बैंक दर कहा जाता है, ठीक है। आगे जाएंगे। रेपो रेट, आरबीआई का रेपो रेट क्या है? जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है, ठीक है, जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को, रेपो रेट किसे कहा जाता है? अर्थात जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रेपो रेट कहा जाता है, ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों को। रिवर्स रेपो रेट वह दर जिस पे आरबीआई जो होता है वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है, ठीक है। अगर आप बैंक में आरबीआई को पैसा देते हैं, आरबीआई आपको पैसा देता है, इसे रेपो रेट कहते हैं। और जब आप आरबीआई को बैंक जमा करता है पैसा तो आरबीआई ब्याज सहित पैसा देता है, उससे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, बस इतना याद करिएगा। CRR किसे कहा जाता है? अर्थात नगद आरक्षित अनुपात। बैंकों द्वारा अपनी कुल जमा का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है, उसे हम नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है? अर्थात बैंकों द्वारा अपनी कुल जमा कुछ राशि हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है, उसे नगद। वैधानिक तरलता अनुपात किसे जाते हैं? बैंकों द्वारा अपनी कुल जमा का कुछ हिस्सा अपने पास रखना होता है, ठीक है, बैंकों द्वारा अपनी कुल जमा का कुछ हिस्सा अपने पास रखते हैं, उसे SLR कहते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन चौथा कंप्लीट हुआ। क्विक सीरीज 5वां कल मिल जाएगा या शाम को मिल जाएगा, आज 5वां सीरीज, ठीक है। इवनिंग में 5वीं सीरीज मिल सकती है, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा दोपहर में, ठीक है, 3 बजे तक टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसके बाद जो होता है आपका क्वेश्चन बनेगा और इस पे जो होता है बस आपको क्या करना है, लाइक करना है और कमेंट में जो होता है अगर कोई आप किसी सीरीज पढ़ रहे हैं तो आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको अच्छा लगे सीरीज तो आप पढ़िए और हम गारंटी सिर्फ इतना ही लेते हैं कि 60 से 70 क्वेश्चन का हम यहाँ से देंगे अपनी 7-8 सीरीज के अंदर में, ठीक है। और आपको पढ़ना है और नोट्स करना है, आपकी जिम्मेदारी है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो चैनल को, और इसी सीरीज को आप पढ़ते रहिए, ठीक है, आप आसानी से क्वालिफाई कर